हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के इस सेक्टर एनालिसिस वीडियो में हम एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। एट द सेम पॉइंट टाइम इट्स वेरी नेंसेंट स्टेज। आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ पॉसिबल है। अब ग्रोथ टर्म्स में अगर आपको कॉन्टेक्स्ट दूँ तो इंडिया एक 7% पे ग्रो होने वाली इकोनॉमी है, लेकिन इसमें ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 30% पे भी ग्रो हो सकती है। अब ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है यहाँ पर, और ये जो इंडस्ट्री आज हम कवर करने वाले हैं सिर्फ इंडिया में इसमें कैपेक्स नहीं हो रहा है, ग्लोबली भी आप देखोगे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इस इंडस्ट्री में कैपेक्स हो रहा है। हम बात करने वाले हैं आज सोलार पंप्स के बारे में। अब सोलर पंप्स की इंडस्ट्री अगर आप पकड़ोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 52 बिलियन के आसपास में है, जो कि आने वाले 5 साल में एक्सपेक्टेड है कि अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन क्रॉस हो जाएगी। अब इतना बड़ा ग्रोथ क्यों पॉसिबल है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑलरेडी इसमें फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी कैपेक्स भी किया है, और आपको पता है कि पास्ट में जब भी गवर्नमेंट ने कोई भी इंडस्ट्री को ज़्यादा कैपेक्स किया है, फोकस किया है, तो वहाँ पर ग्रोथ अच्छा देखने मिला है। इन द लाइक्स ऑफ हमने पीएसयू बैंकिंग को भी देखा, हमने बाद में रेलवे में भी आपको रिसर्च के लिए एक अलग से एनालिसिस बना के दिया था। डिफेंस स्टॉक्स में हमने ये सेम चीज़ देखी, एंड वी आर सीइंग इट नाउ इन द सोलर एनर्जी इंडस्ट्री। पावर सेक्टर्स में भी काफ़ी गवर्नमेंट ने कैपेक्स किया है। सो गवर्नमेंट ने अंडर पीएम कुसुम योजना $4.1 बिलियन का एलोकेशन दिया गया है इरिगेशन और एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को और इम्प्रोवाइज करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट्स और वाटर फैसिलिटीज़ देने के लिए फार्मर्स को। दिस विल हेल्प फार्मर्स अ लॉट, बिकॉज इंडिया में अगर आप देखोगे टोटल 14 करोड़ फार्मर्स हैं। अब इसमें से रफली पकड़ लो कि 30% और 25% फार्मर ऐसे होंगे जिनके पास में ये इरिगेशन पम्प्स की फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी जगह पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब इसमें से कुछ ऐसे पम्प्स भी होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ हो रहे हो, या फिर डीजल पम्प्स हैं। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का ये फोकस है कि डीजल के जो पंप्स हैं उनको भी हम रिप्लेस कर पाए। एट द सेम पॉइंट इन टाइम और ज़्यादा 14 लाख एक्स्ट्रा सोलर पंप्स फार्मर्स को लगा के दिया जाए, इंस्टॉल करके दिया जाए। ये नंबर रिसेंट में जो 14 लाख है वो आने वाले कुछ सालों में 35 लाख 40 लाख तक भी जा सकता है। ये रिसेंट का टारगेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह पे भी जाके भी ये डेटा वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें क्लियर समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट का फोकस है सोलर पंप्स में, और सोलर पंप्स का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में नहीं ग्लोबली भी हो रहा है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है, इनफैक्ट चाइना में भी हुआ है। अब लास्ट के 2-3 साल में आपको मैं अगर बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो पहले चाइना स्टील कैपेसिटी और बाकी सब मेटल्स वगैरह में काफ़ी कैपेसिटी इंस्टॉल करता था और ग्लोबल एक्सपोर्टर भी बन गया, राइट। लेकिन अब रिसेंट के 2-3 साल में चाइना ने कोई प्लांट डाला ही नहीं है, नया कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन किया ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी हालत ख़राब चल रही थी पिछले 2-3 साल से। और एक और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आपको देखना है कि चाइना में शिफ्ट हो गया है, मतलब चाइना अब दूसरी चीज़ों में शिफ्ट होते जा रहा है। वो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जाना चाहता है, वो डेटा सेंटर्स के अंदर जाना चाहता है, वो सोलर सेल्स और सोलर इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी के स्पेस में जाना चाहता है। और ये हमने इसलिए भी देखा बिकॉज मैंने आपको सेमीकंडक्टर वाले डिटेल एनालिसिस में ऑलरेडी बताया कि चाइना इतना ज़्यादा सेमीकंडक्टर के अंदर क्यों जा रहा है। इनफैक्ट डेटा सेंटर में भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी है, चाइना में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो ग्लोबली हो रहा है, और इंडिया में भी काफ़ी फास्ट पेस में ये ग्रो कर सकता है। सो अब हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जहाँ पर हम ये समझेंगे कि कौन सी प्लेयर्स हैं इसके अंदर, उनके फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज जो इस इंडस्ट्री में है उन्होंने अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिया है। तो उसका एक हम ग्लिम्स लेंगे, एंड ऑल्सो विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पर ग्रोथ अच्छी आ रही है, कौन से डोमिनेंट प्लेयर्स के पास में आप ट्रैक कर सकते हो। एंड एक और चीज़ हमें ये देखना है कि पीयर टू पीयर एनालिसिस क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में, पीयर टू पीयर कंपनीज कैसे दिख रही हैं। एंड एक और चीज़ हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें रिस्क क्या पैरामीटर्स हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्री में ऑब्वियसली एंटी थीसिस पॉइंटर्स भी कुछ होंगे, बिकॉज गवर्नमेंट थोड़ा सा फोकस कर रही है, तो इसमें रिस्क पैरामीटर्स भी हो सकता है। वो एक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टुवर्ड्स दी एंड मैं आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा, किस तरीके से जो भी स्टॉक्स इसके अंदर है वो आने वाले टाइम में क्या मोमेंटम में दिख सकते हैं। सो आप लोग में से जो मुझे पहली बार देख रहे हो, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, और 360 इन्वेस्टिंग पे हम एक 360 रिसर्च करते हैं, जहाँ पर हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, सेक्टर एनालिसिस वगैरह और काफ़ी पर्सनल फाइनेंस के ऊपर हमने ऑलरेडी कंटेंट अपलोड किया है। तो अगर आप ऐसे ही रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस देखना चाहते हो, you are on the right platform. Do subscribe the channel and also hit the bell notification before we start.
अब सोलर पंप्स की कंपनीज जो लिस्टेड है अनलिस्टेड है इन दोनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले वैल्यू चेन समझ लेते हैं। आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्लियरली देख पा रहा है डायग्राम में एक सोलर पैनल एक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसके अलावा कंट्रोलर है वहाँ से, और बैटरीज के थ्रू आपके जो पंप है जो आपके पानी के अंदर है, इसमें एक सबमर्सिबल डिवाइस भी लगता है जिसको जो हेल्प करता है पानी को पुश करने के लिए अपवर्ड्स में। तो यहाँ पर ये मोटर लगा हुआ है, सोलर पंप जो लगा हुआ है उसके थ्रू पानी ऊपर लिफ्ट होता है, वाटर टैंक में स्टोर होता है और उसको फार्मर फिर अपने यूजेज इरिगेशन यूजेज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस पंप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके थ्रू पानी पुश होगा अपवर्ड्स, राइट। और ये बेसिकली डीजल पंप्स भी होते हैं और इलेक्ट्रिक पंप्स भी यूज़ होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया, लेकिन गवर्नमेंट रिप्लेस करना चाहती है डीजल पंप्स को सोलर पंप से। क्यों? क्योंकि सोलर पंप्स जो है वो ज़्यादा आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी है। डीजल पंप्स में आप देखोगे डीजल का कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, प्लस वहाँ से पोल्यूशन भी होता है, और ऑपरेशनल जो आपका कॉस्ट होता है उसको मेंटेनेंस वगैरह करने का वो भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ओवर टाइम ये फार्मर के लिए बेनिफिट हो सकता है, इसके लिए सोलर पंप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब एक एक करके कंपनीज को देखते हैं कि कंपनीज ने रिजल्ट आ गए हैं तो कमेंट्री में मैनेजमेंट क्या बोल रही है, एंड ऑल्सो देन विल मूव ऑन टू पीयर एनालिसिस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंपनी विच इज़ जो WPIL की, जो ये एक BSE में लिस्टेड है, US बेस्ड कंपनी है, 70 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, और ये मार्केट लीडर है अप्रॉक्सीमेटली पंप्स और पंपिंग सिस्टम्स में, क्योंकि ये ग्लोबली एड्रेस कर रही है काफ़ी सारे इनके एरियाज हैं। इंटरनेशनल प्रेजेंस में 4 अलग अलग लोकेशन है, उसमें से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका भी एक है। हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आप यार इनका जोग्राफिकल रेवेन्यू देखोगे तो इंडिया से 67% ये कंपनी को रेवेन्यू आ रहा है, इंटरनेशनली 33% से आ रहा है। सो एक कंपनी का रिसेंट प्रोजेक्ट अपडेट्स है, तो ग्रोथ में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ऑफ प्रोजेक्ट जो है डिवीजन का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 431 करोड़ फर्स्ट हाफ FY25 में, कंपेयर टू 260 करोड़ FY24, और ये सेकेंड हाफ में और बढ़ सकता है, बिकॉज यहाँ पर आप देख पाओगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है मोमेंटम हैज़ गेन ट्रैक्शन विद ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द मानसून सीजन। मतलब ये मानसून सीजन के बाद में और ग्रोथ आ सकती है, मतलब सेकेंड हाफ कैन बी बेटर। फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ देखा है, सेकेंड हाफ और बेटर हो सकता है, ये कंपनी गाइडेंस दे रही है। अब हम इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं एक बार। सो WPIL पे अगर आप आओगे तो 30 के आसपास का आपका पी चल रहा है। रिसेंट में स्टॉक ने बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ दिया पिछले एक महीने में, हम उसके बारे में बात करेंगे। ROCE ROE नॉट अ प्रॉब्लम, डेट टू इक्विटी इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल। और आपको ये एक चीज़ देखनी है यहाँ पर कि प्राइस में देखो कितना बड़ा राइज आया है, 400 वाला स्टॉक सीधा 600 हो गया है रिसेंट में, पोस्ट ये इन्होंने जो पॉजिटिव कमेंट्री और अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए। सो रिजल्ट सेगमेंट में आप देख पाओगे यहाँ पर कि अगर आप इसके सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे, सो यू कैन सी 54% का सेल्स ग्रोथ आया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली द बेस्ट अमंग द कैटेगरी सो फार। और अभी इसके अलावा ये भी आपको ये देखना है कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और मार्जिन्स भी कंपनी ने काफ़ी डिसेंट पोस्ट किए, विच इज़ योर 21% मार्जिन। तो मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग था, ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग थी, एवरीथिंग लुक्स गुड। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक नोट्स में आते हैं हम। मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ इंडस्ट्री के ऊपर, आप भी कुछ चीज़ें खुद भी अपने एंड से भी वेरीफाई कर सकते हो, बट ये ऑलमोस्ट जो भी डेटा है ये कॉल का डेटा है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि Q2 FY25 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 54% से ग्रोथ था, हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा। एक और हमें ये देखना है कि ऑर्डर बुक, तो कभी भी ऐसे कोई भी इंडस्ट्री को आप देखोगे ना जहाँ पर गवर्नमेंट का ऑर्डर इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसे हम डिफेंस में देख रहे थे, तो जब तक ऑर्डर मिलते रहता है ना अच्छा, तब तक मोमेंटम सब कुछ अच्छा चलते रहता है। जैसे ही स्लो डाउन हुआ तो वहाँ पर आपकी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी और वर्किंग कैपिटल साइकिल के ऊपर स्ट्रेस देखने मिल सकता है, या फिर ऑफकोर्स रियलाइजेशन डिले हुआ तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में एज ऑफ September 30, 2024 इंटरनेशनल ऑर्डर बुक स्टूड एट 534 करोड़। अब ये डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम बात करेंगे 2730 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली बता रहा है, और जिसमें से जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 401 करोड़। अब यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं एक टेंडर एक्टिविटी जो सेकेंड हाफ में आ सकता है ड्यू टू पेंट अप डिमांड, बिकॉज डिमांड बहुत है, और ऑफकोर्स हमें पता है कि बहुत सारा फर्स्ट हाफ में स्लो हो गया काम ड्यू टू इलेक्शंस, ठीक है। तो हो सकता है सेकेंड हाफ में, इसलिए बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेटर सेकेंड हाफ एक्सपेक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। अगर हम इसको यहाँ पर मार्जिन्स टाइप करते हैं, लेट्स या, तो मार्जिन्स में यहाँ पर दिया गया है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट 70 करोड़ हो गया,
एंड इंक्रीज मार्जिन, एबिटा मार्जिन 21.7 ये ऑलरेडी दिया है, गाइडेंस में कुछ दिया है यहाँ पर, यस यहाँ पर कंपनी ने मैनेजमेंट एम्फोसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग मार्जिन बिटवीन 15 to 20%, मतलब 15 to 20% का मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली मैनेजमेंट बोल रही है कि वो मेंटेन कर सकती है। तो अभी हम ऑलरेडी 21% के मार्जिन पे देख चल रहे हैं। सो लेट्स सी के आने वाले टाइम में क्या होता है यहाँ पर, लेकिन कंपनी ने सो फार रिजल्ट अच्छे दिए हैं। अब एक और कंपनी के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ KSB पम्प्स। अब KSB पम्प्स सिर्फ सोलर पम्प्स में नहीं है, उनके मल्टीपल डिवीजन है, वैल्व्स वगैरह भी बनाते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के लिए भी वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है वहाँ पर, और एनर्जी और न्यूक्लियर पावर के अंदर भी इनके प्लांट्स वगैरह है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी इनका और मरीन सेक्टर में भी इनका ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन है। तो जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफ़ी वाइड यूजेज में यूज़ होता है, काफ़ी इंडस्ट्री को ये ट्रिगर करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको KSB के बारे में बताऊँगा। सो अब जैसे कि आप KSB के प्रेजेंटेशन में आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये दिख पा रहा है कि काफ़ी सारी ये जो कंपनी है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है, एनर्जी के अंदर कर रही है, इंडस्ट्रियल इरिगेशंस वगैरह में प्रोडक्ट्स कर रही है, जैसे ओपन वेल मोनोब्लॉक आप ये पंप्स देख पा रहे हो, उसके बाद में डी वाटरिंग के पंप्स देख पा रहे हो, सोलर प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी है, एंड बॉल वेल्स वगैरह भी बना रहे हैं, इरिगेशन, फार्म हाउसेज, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ में कंपनी पंप्स बना रही है, जहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है फार्मर्स वगैरह के लिए भी। अब कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो KSB PE अगर आप देखोगे तो 65 के PE पे चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर ROC ROE दोनों भी 20% क्या अप्रॉक्सीमेटली है। डेट कंपनी में है नहीं, सो इट्स अ डेट फ्री कंपनी। और अगर आप 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, दैट इज़ रफली अप्रॉक्सीमेटली 10%, नॉट वेरी एनकरेजिंग। बट यहाँ पर ये जो बिज़नेस है इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियर वगैरह प्लांट्स के भी बिज़नेस हैं इनके, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर मिल नहीं रही है रिसेंट टाइम्स में, तो दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। एंड यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा गिरा है पोस्ट अर्निंग्स, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ जो है वो उतना अच्छा पोस्ट नहीं किया है। हम अभी यहाँ पर देखते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस रिजल्ट्स ऑफ KSB। तो यहाँ पर आप Y-on-Y बेसिस पे सेल्स देखोगे ना, तो 2-3 क्वार्टर पहले 30% के आसपास थी, जो अभी गिर के डायरेक्ट 9% आ गई है। तो इतना बड़ा जब ड्रॉप आया तो डेफिनेटली उसमें प्राइस थोड़ा बहुत फैक्टर इन करता है, राइट। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई स्टॉक्स है जिसका अप टू द मार्क अगर नहीं आया, एक्सपेक्टेशन मार्केट का जो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो वहाँ पर भी गिरावट होती है। कहाँ ग्रोथ मोमेंटम स्लो डाउन हो गया, वहाँ पर भी गिरावट होती है। कहाँ पर प्रोजेक्ट्स अच्छे आ रहे थे, अब प्रोजेक्ट्स के मोमेंटम स्लो डाउन हो गया, तो रेलवे में हमने देखा काफ़ी पिटाई हुई, राइट। सो दिस हैज़ बीन सो फार द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ऐसा ही मार्केट चलता है, बिकॉज यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड और एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स के ऊपर पूरा मोमेंटम है, राइट। सो अगर विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स थोड़ी सी भी फेड हो गई, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो प्राइस है इम्पैक्ट कर जाता है, और ये दिस हैज़ बीन द रियलिटी फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। अब कॉन कॉल्स और नोट्स के अंदर अगर हम जाके देखते हैं, तो हम ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर अब मार्जिन्स की गाइडेंस देखो, एक कंपनी ने 14% मार्जिन्स का ऑलरेडी रजिस्टर किया है, एंड दे हैव डन वेल बिकॉज दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम 11%, एंड लॉन्ग टर्म एबिटा कंसिस्टेंट यहाँ पर 13-14% का मैनेजमेंट खुद गाइड कर रही है। एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर आफ्टर मार्केट सर्विस जो है न्यूक्लियर सेगमेंट में, वहाँ पर थोड़े से हाई एंड मार्जिन्स इम्प्रोवाइजेशन में भी हो सकते हैं, इम्प्रोवाइज हो सकता है यहाँ पर। अब आते हैं हम कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक और चीज़ है मार्जिन्स में, सोलर सेगमेंट में प्लान्स फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस एंड मार्जिन्स इन सोलर सेगमेंट, मतलब सोलर सेगमेंट में भी मार्जिन बढ़ सकता है। यहाँ पर एंटर किया है सोलर मार्केट में, सेल्स टर्नओवर अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ हुआ है, जो आने वाले टाइम में 150 करोड़ कंपनी टारगेट कर रही है बाय द ईयर एंड। तो सेकेंड हाफ में भी ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर चैलेंजेस जो आ रहे हैं, जो कंपनी चैलेंजेस जो फेस कर रही है, दैट इज़ ड्यू टू डिले, कस्टमर कंस्ट्रेंट्स वगैरह इम्पैक्टिंग ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो कुछ डिले यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और न्यूक्लियर पावर सेगमेंट में प्रोग्रेस जो है वो थोड़ी सी डिले हुई है कस्टमर रेडीनेस की वजह से, या फिर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से। ये एक इम्पॉर्टेंट जो कंपनी ने डिस्क्लोज किया है। एंड एक और रिस्क भी कंपनी ने डिस्क्लोज किया है, विच इज़ योर कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़। सो डिले है, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़ भी है, मैनेजमेंट इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस है, और यहाँ पर प्रोविजंस भी करके रखा है मैनेजमेंट ने। हालांकि हो सकता है इसमें रियलाइजेशन में भी थोड़ा डिले भी हो, वहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा सा इम्पैक्ट करे। अभी हम यहाँ पर एक वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी जाके देख सकते हैं। सो अगर आप ये देखोगे, डेज पेएबल और आपका जो कैश कन्वर्जन साइकिल, ये रिसेंट में काफ़ी डिसेंट रहा है अभी तक। सो 150, 127, 138, 134, 172, 165 थोड़ा सा बड़ा है पिछले 134 के बाद में,
लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोला पिछले 2 क्वार्टर में उतना अच्छा कुछ चैलेंजेस भी था, उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आया और हमने देखा भी। तो आने वाले टाइम में सेकेंड हाफ में अगर ये बेटर हो सकता है तो KSB कैन अगेन बी गुड ऑप्शन। तो अब इस इंडस्ट्री में एक और ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको 1-1.5 साल से तो मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन इस पर मुझे अंदर एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। और जस्ट बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू गिव यू एज अ डिस्क्लेमर कि नथिंग इन दिस वीडियो इज़ अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। आर होल पर्पस इज दैट कि आपको मैं पूरा वैल्यू चेन के साथ में रिसर्च आपको मैं एक्सेस करा पाऊँ, समझा पाऊँ, इसलिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ को मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। बिकॉज कभी भी रिसर्च हम करते हैं तो हमें रिस्क पैरामीटर्स का भी ध्यान देना है, वैल्यूएशन का भी ध्यान देना है, और मैनेजमेंट का कॉमेंट्री है इसके बारे में भी ध्यान देना है, नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में भी ध्यान देना है। ये मेजर चीज़ होती है। अगर आप ये समझ गए मोटा मोटी, और 80% वर्क इज़ ऑलरेडी डन। और थोड़ा बहुत मैं आपको टेक्निकल्स भी बता देता हूँ जस्ट टू गिव आइडिया। बाकी आपको डिसीजन आपका खुद का है, एंड यू नीड टू ऑल्सो अप्लाई योर ब्रेन्स एंड यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिकॉज वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक। तो ये स्टॉक जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज शक्ति पंप्स। आप देख पाओगे कि शक्ति पंप्स पिछले 4 डेकेड से ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है, और शक्ति पंप रेंज ऑफ पंप्स जो है इनका मतलब सोलर सेगमेंट में सोलर पंप्स भी है। ये सबमिसिबल जो पंप्स हम बात कर रहे थे जो पानी के अंदर जाते हैं ये वो भी बनाते हैं। उसके अलावा जो प्रेशर बूस्टर पंप्स होते हैं वो भी बनाते हैं। तो पंप्स के अंदर भी इनकी काफ़ी कैटेगरी है, ओपन वेल पंप्स वगैरह भी है। फिर मोनोब्लॉक जो हम बात कर रहे थे जो हमने ऑलरेडी WPIL में देखा था वो वाला भी पंप्स इसके अंदर भी है। प्लग एंड प्ले पंप्स वगैरह भी है। तो काफ़ी अलग अलग, और वेस्ट वाटर पंप्स मतलब वाटर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए वेस्ट वाटर पंप्स भी इनके पास में है। तो इनकेस अगर आप देखोगे फोकस्ड कंपनी आपको दिख रही है जो वाटर सेगमेंट्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्प करने वाली है। बिकॉज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं KSB का, तो आपने देखा कि वहाँ पर वेल्स वगैरह भी अलग डिवीजन है, प्लस न्यूक्लियर में भी है, प्लस मरीन वगैरह में भी है, प्लस काफ़ी अलग ऑयल एंड गैस वगैरह में भी पंप्स वगैरह है। तो वैसे तो एक और कंपनी मुझे याद आती है अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करोगे तो रोटो पंप्स भी है उसमें। रोटो पंप्स का जो आपका सोलर डिवीजन अभी है बहुत छोटा है और वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ मतलब अभी फिलहाल तो थोड़ी बहुत ग्रोथ है, लेकिन डिवीजन बहुत छोटा है। तो वहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत काम कर सकते हो वहाँ पर। लेकिन ऑयल जो एक थिकनेस वाला ऑयल होता है ना उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक हार्ड पंप यूज़ होता है, वो PSB पंप्स भी इसको बोलते हैं, जो रोटो पंप्स बना रहा है। सो रोटो पंप्स ऑलरेडी पंप्स के अंदर ही बिजनेस में है, लेकिन उनका सोलर डिवीजन में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन अभी है नहीं, इसके लिए मैंने उसको इस एनालिसिस में कवर नहीं किया। लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ मैं। तो मुझे जो चीज़ें याद आती रहती है वो मैं आपको बताते जाता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट्स के साथ में बता सकते हो, एंड इनफैक्ट अगर आपके कुछ लर्निंग्स हैं वो भी हमारे साथ में शेयर करते जाइए, डाउट्स हैं वो भी पूछते जाइए, तो मैं बाद में आप लोगों के सारे डाउट्स के आंसर्स मैं दे दूँगा। अब यहाँ पर हम फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर शक्ति पंप्स के फाइनेंशियल्स की बात करूँ, आई होप यहाँ पर भी शक्ति पंप्स के भी नंबर्स आ गए हैं। तो यहाँ पर आप ये ग्रोथ देख सकते हो, कंपनी में 300% का ग्रोथ है। तो एक जो कंपनी जो इतना बड़ा ग्रोथ दे रही है 200%, 300%, 400% का जो ग्रोथ दे रही है, डेफिनेटली इसलिए उसका स्टॉक प्राइस भी उतना तेज़ी से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू PSB एंड ऑल, जहाँ पर हमें करेक्शन भी देखने मिला, राइट। अब यहाँ पर हम मार्जिन्स भी देख लेते हैं एक बार। तो 23% का मार्जिन्स यहाँ पर भी कंपनी ने रजिस्टर किया है। अगर आप ईयरली बेसिस पे देखोगे तो यू कैन सी दिस कि 900 करोड़ का जो आपका बिजनेस था वो अप्रॉक्सीमेटली 1300 करोड़ हो गया, और ये ट्रेलिंग 12 मंथ में 23 करोड़ हो गया। मतलब हो सकता है ईयर एंड में 24 करोड़ 25 करोड़ भी पहुंच जाए। एंड हेंस यू कैन सी दिस मूव के पिछले 3 साल में 14% का आपका सेल्स ग्रोथ हुआ है, 23% का आपका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, लेकिन 91% स्टॉक प्राइस ने ग्रोथ कर लिया। तो स्टॉक भी काफ़ी चल चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पर हम टेक्निकल में जब जाएंगे तो हम उसके टेक्निकल एनालिसिस में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पर हम एक बार कंपनी के हाइलाइट्स को देखना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी नोट्स आया नहीं है, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट इंडिपेंडेंटली आप ट्रेंड लाइन पे जाके यूट्यूब चैनल पे भी इनकी कॉन कॉल सुन सकते हो। ये अगर आप करते जाओगे इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज हमारा कोशिश यही रहता है कि मैक्सिमम आपको हम फ्रेमवर्क्स बता पाए ताकि आप इजी हो जाए आपके लिए थोड़ा बहुत एनालिसिस करना, या फिर कुछ अगर आप डिसीजन मेकिंग के अंदर जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको की इनसाइट्स मिल पाए। अब यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट पे अगर हम नज़र डालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका रिजर्व्स देखिए कितने तेज़ी से बढ़ा है पिछले 2 साल में, 2-3 क्वार्टर में। ये 400 करोड़ से ऑलमोस्ट 900 करोड़ रिजर्व्स हो गया है। कंपनी का जो आपका जो एसेट वैल्यू है वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैश कंपोनेंट क्या दिख रहा है हमें, अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड रिसीवेबल में 1000 करोड़ और भी है जो कि आने वाला है। ये रियलाइजेशन जितनी जल्दी आएगा उतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कंपनी को और देखने मिलेगा।
राइट। यहाँ पर हम एक बार देख पा रहे हैं कैश फ्लोज भी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 31% है, ये भी बहुत अच्छा मेंटेन किया है। बट ये देख सकते हैं कि टॉप एंड सिनेरियो है, हो सकता है कि ये कंसिस्टेंटली उतना हर साल आपको देखने ना मिले, तो आप उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज बेसिस करके भी आप वैल्यूएशंस इसका कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम एक शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख पा रहे हैं कि 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग है, दैट इज पॉजिटिव फॉर एनी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी। अब पंप सेगमेंट में, अब पंप इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़ी कंपनी है, दैट इज किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर ब्रदर्स एक्चुअली देखा जाए तो किर्लोस्कर बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें किर्लोस्कर इंजन्स वगैरह में भी है, जो आपके जेनसेट्स वगैरह भी बना रहे हैं, तो जनरेटर्स वगैरह बना रहे हैं। कमिंस के ऑलरेडी वो एक कॉम्पिटिटर है। इनफैक्ट किर्लोस्कर के और भी दूसरे कंपनी है, डिविजन्स है। सो बेसिकली यहाँ पर किर्लोस्कर ब्रदर्स जो है वो आपको ये देखना है कि वाटर सप्लाई वगैरह में भी है, इरिगेशंस के अलावा वाल्व्स ये भी बना रहे हैं, हाइब्रिड टर्बाइंस वगैरह में भी है, और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी केटर कर रहे हैं ऑलरेडी। ROCE काफ़ी डिसेंट है कंपनी का, स्टॉक ऑलमोस्ट 41 के PE मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो अगर फाइनेंशियल्स में देखोगे तो यहाँ पर इनके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ अगर आप देखोगे 13% से ग्रोथ हुआ है, और मार्जिन 14% सस्टेन किया हुआ है कंपनी ने। तो यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर हाईलाइट्स में देख लेते हैं, अगर कुछ नोट्स इनके आए हैं तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कंपनी का जो एक बार मार्जिन प्रोफाइल देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट हैज़ टर्न्ड। सो मार्जिन 13.7% का अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन है, जो कि 200 बेसिस पॉइंट से अपवर्ड्स हुआ है यहाँ पर। सो वी हैव सीन द इम्प्रूवमेंट्स। एंड ऑल्सो जो आपका एबिटा है, क्वार्टर टू एबिटा रोज बाय 61% YoY, एंड यील्डिंग एट एबिटा मार्जिन 15.1%, जो कि अप हुआ है 450 बेसिस पॉइंट से। तो ग्रोथ यहाँ पर देखने मिला। एंड इनफैक्ट हम आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ है उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है यहाँ पर। सो कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव्स लिया है, मार्जिन एक्सपांशन एट्रीब्यूट टू सॉफ्टनिंग ऑफ की रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्ट सेविंग मेजर्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो इनका मतलब मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, तो मैनेजमेंट काफ़ी साउंड है। इनफैक्ट एक और चीज़ यहाँ पर ये हमें देखना है, फ्यूचर आउटलुक में क्या कंपनी बता रही है। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है FY25 में, एंड मैनेजमेंट इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। एंड बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर हमें ये देखने मिल रही है कि चैलेंजेस क्या है। तो सप्लाई चेन में चैलेंजेस बताया है यहाँ पर, जो ऑन गोइंग इशू चल रहा है SPP का, इनफैक्ट USA और थाईलैंड में, उसके वजह से डिलेज ऑर्डर एग्जीक्यूशन के अंदर देखने मिला है कंपनी को। लेकिन कंपनी ऑप्टिमिस्ट है कि ये इसका रेजोल्यूशन वो निकाल लेंगे। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इनका एक प्रोविजन है जो इन्होंने बढ़ाया है, बिकॉज दे हैव ऑप्टेड फॉर अ कंजर्वेटिव अप्रोच, क्योंकि लॉन्ग ड्रॉन प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके, उसमें मैनेजमेंट इंडिकेट कर रही है कि वहाँ पर डिले हो सकता है, बट वहाँ पर गाइड कर रही है कि देयर इज़ नो रिस्क अंडरलाइंग रिसीवेबल्स में, मतलब ये पैसा उनके पास में सेफली आ जाएगा। सो रिसीवेबल्स में हो सकता है रियलाइजेशन में थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन पैसा आ जाएगा। और यहाँ पर अगर इसका थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट हो गया तो कंपनी को लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है, या फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देख सकता है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा। ये कैश कन्वर्जन साइकिल 69 डेज से बढ़ के अब 83 डेज हो गई है, और यहाँ पर डेज पेएबल भी थोड़ा 112 से लेके 122 हो गया है। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल, जब भी आप कोई हैवी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल पे अगर आप देख रहे हो, या फिर जो B2G बिजनेस होता है उसमें आप देख रहे हो, तो वहाँ पर जो रियलाइजेशन है वो टाइम पे आना चाहिए। अगर पैसा नहीं आ रहा है, सो आपको जो वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट करने के लिए आपको बाहर से पैसा उठाना पड़ता है, उसमें कॉस्ट भी अटैच्ड होती है, तो ये किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये सब चीज़ हमने देख लिया। अब हम चलते हैं पीयर टू पीयर एनालिसिस के ऊपर। तो पीयर टू पीयर एनालिसिस में आपको मैं की फ्रेमवर्क्स बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप मार्केट कैप वाइज देखोगे, सबसे बड़ी कंपनी किर्लोस्कर ब्रदर्स है। अगर आप स्टॉक PE पे वाइज देखोगे तो यहाँ पर KSB काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव साइड पे दिख रहा है। अब यहाँ पर शक्ति पंप्स और WPIL में PE कम है। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चन करोगे कि भाई मैं ही आपको क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे मत क्वेश्चन करो, आप मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन बताओ, मुझे आंसर बताओ कि ऐसा क्यों है कि शक्ति पंप में और WPIL में इतना अच्छा ग्रोथ दिखने के बाद भी ये कंपनीज PE मल्टीपल 28 और 29 के आसपास ट्रेड हो रही है, जबकि KSB और किर्लोस्कर में उतना अच्छा ग्रोथ देखने नहीं मिला है, और कुछ चैलेंजेस भी देखने मिले, लेकिन फिर भी इनका PE मल्टीपल हायर है। तो मुझे कमेंट्स में बताइए आप, ठीक है।
इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा हमने ये चीज़ देखी ऑलरेडी, ROC देखना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस अपने आप में कैश फ्लो जनरेट कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि ROC भी डिसेंट इनफ हमें दिख रहा है, 20 के ऊपर ही है सबका। हम यहाँ पर डेट टू इक्विटी देखेंगे तो डेट बहुत ज़्यादा किसी भी कंपनी में हमें देखने नहीं मिला। EPS ग्रोइंग है हमें बहुत सारी कंपनी में, इंडस्ट्री में जो कंपनीज है उसमें देखने मिला है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर 13% हमें ग्रोथ देखने मिला है इसमें शक्ति पंप्स में, एंड 18% WPIL में देखने मिला है। इनफैक्ट KSB एंड किर्लोस्कर ऑल्सो डन वेल। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम बात करते हैं तो वो भी सब पॉजिटिव ही हमने देखा है ऑलरेडी। इनफैक्ट प्रमोटर होल्डिंग पॉजिटिव है, बिकॉज स्मॉल कैप मिड कैप में मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि 50% और 45% से ऊपर का प्रमोटर होल्डिंग रहेगा तो प्रमोटर बहुत ज़्यादा कमिटेड रहता है और वहाँ पर कोई भी झोल या फिर कोई जुगाड़ का चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ऐसे कुछ रेड सिग्नल्स आ गए तो आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है वहाँ पर। एंड उसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह हम देख पा रहे हैं तो हमने ऑलरेडी देखा 21% यहाँ पर शक्ति पंप्स में, 18% WPIL में, 13-12% के आसपास आपका किर्लोस्कर और KSB है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी है पेग रेशियो। तो पेग रेशियो आपके ग्रोथ मोमेंटम मतलब प्राइस टू अर्निंग्स वर्सेस ग्रोथ को देखता है, मतलब P वर्सेस ग्रोथ को देखता है। तो ये आपको बताता है कि भाई ग्रोथ जो आ रही है कंपनी में, प्राइस जो है वो आपके ग्रोथ को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं। और इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि 2 से ऊपर पेग रहा तो वहाँ पर कभी भी आपको जाना नहीं चाहिए, या फिर आप जा रहे हो तो मेक अ शॉर्ट टर्म एग्जिट पॉइंटर फॉर यू। एंड यहाँ पर देख पा रहे हो कि कोई भी पेग में ऐसा 1.1 है शक्ति पंप्स में और 0.9 है WPIL में, इनफैक्ट किर्लोस्कर में 0.27 है और KSB साइड में 2.7 है। और इसलिए आप देख पा रहे हो कि जो फॉल देखा जो मैंने हमने स्टार्ट में बताया कि KSB में फॉल आया है वो इसलिए क्योंकि ग्रोथ स्लो हुई है और यहाँ पर आपके वैल्यूएशन थोड़े से एक्सट्रीम लेवल पे थे, थोड़े से हायर लेवल पे थे। 80-90 के आसपास का पी था जो गिर के अभी आपको 60 के आसपास में आ गया है। तो हो सकता है इसमें और भी थोड़ा ड्रॉ डाउन आ सकता है अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर में वापस से ग्रोथ रिकवरी नहीं आई। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू ट्रैक इंडिविजुअली, राइट। तो मैं आपको की रिस्क पैरामीटर बता देता हूँ। तो बिकॉज ये इंडस्ट्री जो है ये गवर्नमेंट ड्रिवन ज़्यादा है, बिकॉज गवर्नमेंट का भी रिसेंट 2 साल में ज़्यादा फोकस आया है इसके ऊपर, इसके लिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर इन्फ्लोज देखने मिला है। लेकिन ये कब तक चलेगा, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू कर पाएगा, ये क्वेश्चनेबल है। बिकॉज हमने ये चीज़ रेलवे में भी देखी, मैंने 6 महीने पहले ऑलरेडी आपको यहाँ पर रेड सिग्नल दे दिया था कि रेलवे वाले स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव साइड में चल रहा है और आप देख सकते हो क्या हालत हुई है रेलवे की। 3 महीने पहले 2 महीने पहले सेम चीज़ हमने डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में बोली थी जब डिफेंस का करेक्शन चालू हुआ था। एंड यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दोज हु हैव करेक्टेड 40% 45% के आसपास भी करेक्शन आ चुका है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। अभी तो ग्रोथ स्टेज में, लेकिन यू नीड टू बी वेरी मच अलर्ट जब आप ऐसी कोई इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो जहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ एक और ये भी होती है कि आपको ग्लोबली भी ट्रैक करना है कि कहाँ से एंटी डंपिंग हो रही है, बिकॉज गवर्नमेंट जो सेगमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है वहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा रहा है। अब चाइना के ऊपर भी काफ़ी डंपिंग ड्यूटीज़ लगी हुई है। अब इंडिया क्यों बेनिफिट कर रहा है, बिकॉज जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज अगर आप यूरोप वगैरह में एक्सपोर्ट कर रहे हो या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा मार्जिन मिल सकता है। एंड इनफैक्ट क्योंकि यूरोप में जो आपका यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ था उसके चलते जो यूरोप में भी क्राइसिस आया था, एनर्जी क्राइसिस, वहाँ से उनका कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसके लिए उसका बेनिफिट इंडिया को भी हुआ पिछले 1-1.5 साल में। और इसलिए आपने ये स्टॉक्स में इतना ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने मिला है, जहाँ पर शक्ति पंप्स एक टाइम पे 10-12 के पी मल्टीपल पे था, वो बढ़ के डायरेक्टली 28-29 के पी पे हो गया है। और हमने पास्ट में ये चीज़ देखी है कि जैसे हमने अगर आप केस स्टडीज़ लेते हो तो KEI इंडस्ट्रीज़ या पॉलीकैब वगैरह में हमने देखा कि 18-20 का पी मल्टीपल बढ़ के आपका 40, 45, 50 के आसपास भी हो गया, राइट। और वहाँ पर 3x 4x हो गए स्टॉक्स। ये हमने डिफेंस में भी देखा पिछले 2-3 सालों में। तो ये चीज़ यहाँ पर भी प्ले आउट हो सकती है अगले 2 साल में अगर ये ग्रोथ पॉसिबल दिख रही है। तो जो हमने स्टार्टिंग में आपको ओवरव्यू बताया उसके हिसाब से तो हमें लग रहा है कि ये पॉसिबल हो सकता है, बट देन यू नीड टू ऑल्सो इंडिविजुअली ट्रैक दिस। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस इंडस्ट्री में रीजनल प्लेयर्स का भी रिस्क होता है। जैसे हम ज्वेलरी सेगमेंट में देखते हैं कि अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पर थंगामाइल वगैरह का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, तो किसी भी न्यू प्लेयर को वहाँ जाके एस्टेब्लिश करके ग्रो करके हायर यील्ड्स कमा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और यही चीज़ हमने यहाँ पर पंप सेगमेंट में भी देखा। अब यहाँ पर 2 ऐसी और कंपनीज़ के बारे में जो मैं बात नहीं किया जो अनलिस्टेड है, विच इज़ योर ओसवाल पंप्स एंड ऑल्सो योर CRI पंप्स। ये दोनों भी अनलिस्टेड है, लेकिन ओसवाल पंप्स का जो ब्रांड वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छा
अच्छा है, जैसे हमने सोलर पंप सेगमेंट में शक्ति पंप्स का देखा है। तो शक्ति पंप्स का भी एक डोमिनेंट प्लेयर है यहाँ पर, ब्रांड वैल्यू ज़्यादा अच्छा है तो लोग प्रेफर करते हैं शक्ति पंप्स को। इनफैक्ट सेम चीज़ हमने ओसवाल पंप्स में भी देखी है। अब ओसवाल पंप्स क्योंकि लिस्टेड नहीं है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेटा इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन शक्ति पंप्स इज स्टिल अ वेरी गुड प्लेयर अगर आपको देखना है। तो रीजनल बायसेस भी आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई भी एक कॉल ले रहे हो, इफ़ यू वांट टू गेट इन दिस इंडस्ट्री। अब हम चलते हैं टेक्निकल आउटलुक के ऊपर। तो टेक्निकली सबसे पहले हम यहाँ पर KSB पंप्स को लेते हैं। तो मैं आपको एक बड़े फ्रेमवर्क में बताता हूँ कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से रहा है। यू कैन सी दिस कंटिन्यूसली कंपनी एक हायर मतलब प्राइमरी ट्रेंड इज़ पॉजिटिव बिकॉज कंपनी इज़ मेकिंग हायर हाई कंटिन्यूसली। और कुछ लोग अगर ये समझना चाहते हैं कि भाई हायर हाई हायर लो कैसे बनता है और उसको कैसे ट्रैक किया जाए, तो मेरा ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो देख सकते हो। सेक्टर एनालिसिस के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। सिर्फ आपको टाइम देना है, पैसा नहीं देना है, कुछ भी टाइम देना है बस। और मुझे रिसेंट में काफ़ी लोगों का मैसेज आया था व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर उनको मिल गया होगा, तो मुझे व्हाट्सएप आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड एनालिसिस अगर आपको समझना है पूरी डिटेल एनालिसिस वहाँ पर डाल के रखी है हमने। अब मैं आपको डेली फ्रेम में देखता हूँ। फर्स्ट टाइम आप ये देख पा रहे हो कि पिछले 1-1.5 साल में, 1 साल में फर्स्ट टाइम 50 मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। सो हो सकता है दैट दिस स्टॉक माइट गो अंडर अ कंसोलिडेशन, थोड़ा सा इसमें करेक्शन और आ सकता है और इसमें कंसोलिडेशन शुरू हो सकती है यहाँ से। तो यू नीड टू बी कॉशियस बिकॉज हमने फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स में भी ये स्टॉक को देख लिया ऑलरेडी, KSB को। अब एक और स्टॉक को हम देखते हैं विच इज शक्ति पंप। अब शक्ति पंप्स को अगर आप देखोगे यहाँ पर यू कैन सी दिस वर्टिकल अप ट्रेंड। अब वर्टिकल अप ट्रेंड में थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टॉक में एंटर करना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया नहीं। अगर आप डेली पे भी जाके देखते हो यू विल हार्डली फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी बिकॉज स्टॉक इज़ जस्ट गॉन थ्रू द रूफ्स। मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद 1200-1300 के बाद में 6 महीने के अंदर स्टॉक 1200 वाला 4000 हो जाता है। नाउ टेल मी एनी पर्सन जो इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद में बाय करना चाहेगा डायरेक्टली 4000 पे। अगर आप बाय करते भी हो देन यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू हायर अमाउंट ऑफ रिस्क बिकॉज आपका मूविंग एवरेज से ऑलरेडी बहुत दूर चल रहा है स्टॉक और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन पॉसिबल है। और यू कैन सी दिस कि आने वाले टाइम में कैसे पिछले 3 महीने में कंसोलिडेशन हुई है। डिस्पाइट पोस्टिंग गुड नंबर्स स्टॉक हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर बिकॉज अगर आप 4200 में भी बाय करते हो आप अभी तक अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा वहाँ पर ही चल रहे हो प्राइस के आसपास में। तो जो बड़ा मूवमेंट है ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। अब जो आपको सपोर्ट देखने मिलेगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नियर 3800 लेवल्स। सो अगर 4000 के नीचे थोड़ा सा आता है स्टॉक देन इट कैन बी अ गुड बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ पीपल दोज हु वांट टू गेट इनटू दिस स्टॉक। फ्रेश लेग्स के लिए थोड़ा सा अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। I mean, of course, we are not recommending this stock. So I'm not holding also this stock, but this is what the technical says, right? तो अभी तक तो ये साइडवेज मोमेंटम में हमें लग रहा है। हो सकता है कि अगर आप मार्केट भी थोड़ा करेक्ट हो चुका है तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको उसको लोअर लेवल्स पे देखना है रादर देन बाइंग टूवर्ड्स द टॉप, ठीक है। क्योंकि हमने ट्रैप वाला वीडियो भी अभी ऑलरेडी रिसेंट में अपलोड किया है लास्ट वीक। तो अगर आप फेक ट्रैप से कैसे बचना चाहते हो ये समझना है तो वो भी आप देख सकते हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो। अब थर्ड स्टॉक जो है दैट इज़ योर किर्लोस्कर ब्रदर्स। अब किर्लोस्कर ब्रदर्स में भी यू विल सी दिस जैसे ही स्टॉक ने 50 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, जैसे हमने हमारे 50 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी में भी डिस्क्लोज किया है कि ऑलरेडी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था और यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस आया। अंडर परफॉर्मेंस के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन 1-2 महीने का हमें देखने मिला और उसके बाद में एक बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने फर्स्ट स्विंग के बाद में ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। अब ब्रेकआउट के ऊपर कंपनी ऑलरेडी सस्टेन कर रही है, रिजल्ट्स भी पॉजिटिव है यहाँ पर। सो यू कैन ऑल्सो सी दिस कंपनी इंडिविजुअली आप देख सकते हो। यहाँ पर हायर वॉल्यूम्स भी आपको देखने मिला। सो यहाँ पर मुझे लगता है एक बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म में लोग इंटरेस्टेड होंगे, मार्केट इंटरेस्टेड होगा यहाँ पर अगर स्टॉक 1900 के आसपास वापस आता है या फिर 1950 के आसपास भी वापस आता है तो। और टूवर्ड्स ऑन अ हायर साइड यू कैन सी फर्स्ट स्विंग जो है आपका 2450 एंड दूसरा स्विंग आपका 2660 के आसपास में स्टॉक आ सकता है। सो ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में जो आउटलुक यहाँ पर मुझे दिख रहा है डेली फ्रेम में वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक और स्टॉक लेते हैं विच इज़ योर WPIL। तो WPIL में आप देखोगे रिसेंट में बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक्स भी आया और रिसेंट में बहुत बड़ा मोमेंटम भी आया है। आप देख पा रहे हो कि स्टॉक ऑलरेडी 400 लेवल से अचानक से एक ही महीने मतलब 15 दिन के अंदर 630 हो गया।
अब बहुत बड़ा मूवमेंट आया है, इसके लिए मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट से भी, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहाँ से भी बहुत दूर है. सो आई वुड पर्सनली वेट फॉर दिस स्टॉक. मैं इसका चाल समझना चाहूँगा क्योंकि अभी रिसेंट में ब्रेकआउट आया है और मैंने बहुत पास्ट में 6 महीने से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पहले ट्रैक किया नहीं है. तो यहाँ पर आप देखोगे तो दिस विल बी अ चेंज इन पोलैरिटी सपोर्ट. चेंज इन पोलैरिटी के ऊपर एक बहुत अमेजिंग वीडियो, एक स्ट्रैटेजी, मतलब बहुत एक प्रूवन स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ. अलग अलग वर्जन उसके बारे में बताने वाला हूँ. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में ये वीडियो का जो स्ट्रैटेजी होने वाली है CIP पे, ये आप मिस नहीं कर सकते हो. दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल स्ट्रैटेजी जो आप अपनी फैमिली को भी बता सकते हो. तो उसके लिए एक अलर्ट लगा के रखिए हमेशा. आने वाले वीक्स में मैं कवर करने वाला हूँ इस चीज़ को. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पोलैरिटी सपोर्ट के आसपास अगर आएगा 530 के आसपास, 550 के आसपास, तो ये रेंज में ये स्टॉक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग सकता है. बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बिकॉज यहाँ पर भी आप देखो कंटिन्यूसली हायर हाई स्टॉक बनाते जा रहा है. हर हायर हाई बनाने के बाद में स्टॉक कंसोलिडेशन के अंदर चले जाता है थोड़े कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए. उसके बाद में वापस से एक न्यू हाई बना रहा है, राइट. वापस यहाँ पर करेक्शन आया और फिर एक ब्रेकआउट आया करेक्शन के बाद में. तो यहाँ पर इस तरीके से स्टॉक का अभी तक का पैटर्न रहा है. ये स्टॉक एक मोमेंटम के बाद में कंसोलिडेशन में जाता है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग देन कि अगेन यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन होता है देन अगेन फ्रेश लेग्स को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. सो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, हमने इंडस्ट्री का टाइम देखा और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्यों पॉसिबल है ये देखा. हमने अलग अलग फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस किया, अलग अलग कंपनी को लिया इंडिविजुअल लेवल पे और वहाँ पर उसके बीच में पीयर टू पीयर एनालिसिस भी किया. हमने वी हैव ऑल्सो कवर्ड द की पैरामीटर्स एंड द रिस्क पैरामीटर्स विद इन दिस इंडस्ट्री. एंड ऑल्सो टूवर्ड्स द एंड हमने हर एक स्टॉक के बारे में आपको टेक्निकल आउटलुक बताया है. So if you love this analysis and if you found this interesting, do let me know in the comment section and also smash the like button because that's how YouTube will be happy and we will be also happy. At the same point in time, आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए because it's a win-win situation. A lot of people, those who are making mistakes in market, उनको एक full proven research मिलेगा यहाँ पर और गलती करने से बचेंगे. तो आप काफ़ी सारे लोगों के साथ में ये कंटेंट शेयर कर सकते हो. And at the same point in time, do smash the like button and also subscribe to the channel along with the bell notification so that you don't miss on to the next one, right. So आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज और रिसर्च एनालिसिस देखने के लिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में बने रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी. थैंक यू.